साहित्य का विकास, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किस काल के मध्य लिखा गया था। ये पूछा है दोस्तों, किस समय के मध्य लिखा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1850 से वर्तमान समय तक, 1050 से 1450 एडी तक, 1450 से 1650 एडी तक, 1650 से 1850 एडी तक। तो भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य है जो मुख्यतः लिखा गया था, वो लिखा गया था दोस्तों 1450 से 1650 एडी के मध्य रखा गया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के अनुसार जो राजस्थानी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है दोस्तों। जो प्राचीन काल है, वीर गाथा काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल है, भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल है, जिसे श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल कहते हैं। आधुनिक काल है, जो वर्तमान काल है उसे आधुनिक काल कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य को दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के अनुसार जो राजस्थानी साहित्य है वो 4 भागों में है। प्राचीन काल है, जो वीरगाथा काल है, वो 1050 से 1450 ईस्वी तक का है। मध्य पूर्व काल है, जो भक्ति काल है, वो 1450 से 1650 ईस्वी तक का है। उत्तर मध्य काल है, जो श्रृंगार रीति है, नीति परक काल है, वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का है। वो आधुनिक काल है, जो है वो 1850 ईस्वी से वर्तमान तक है दोस्तों। इस प्रकार 4 काल है दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य के। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल दे रखा है राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परचयी व्यंजित करता है। संतों का जीवन चरित्र, शासकों की कृत्यों का वृत्तांत, शासकों की वंशावली, यात्रा वृत्तांत। तो राजस्थानी साहित्य में जो पर्ची या परचयी होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है संतों का जीवन चरित्र। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, संतों का जीवन चरित्र। राजस्थानी गद्य पद्य की प्रमुख शैलियाँ हैं दोस्तों, जिसमें वचनिका होती है, दवावेत होती हैं, बात होती हैं, रासो होते हैं, रूपक, बेली, ख्यात, पर्ची या परचय। ये प्रमुख इसकी गद्य शैली की विशेषताएं होती हैं, शैलियाँ की विशेष शैलियाँ होती हैं राजस्थानी गद्य पद्य की। तो इनको भी देख लेते हैं डिटेल के साथ हम। दे रखी है कि राजस्थानी गद्य पद्य की विशेष शैलियां कौन कौन सी हैं। देखो पर्ची, तो पर्ची होती है जिसमें संत महात्मा का जीवन परिचय होता है, जीवन चरित्र होता है दोस्तों। जीवन चरित्र के बारे में पर्ची में बताया जाता है। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है दोस्तों, पर्ची कहा जाता है। संत पिपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इसी प्रकार ख्यात होती है दोस्तों। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है दोस्तों। इतिहास क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। ख्यातों का लेकर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। ख्यातों की प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा है, जैसे जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयाल दासरी ख्यात, इसमें अलग अलग बातों का संग्रह है। नैणसी और बांकीदासरी ख्यात, ये प्रमुख ख्यात हैं दोस्तों। इसी प्रकार रूपक शैली आती है दोस्तों। तो रूपक शैली है जिसमें किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के बारे में दिखाया जाता है तो वो रूपक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे गजगुण रूपक, राज रूपक, ये प्रमुख रूपक है दोस्तों। बेली होती है दोस्तों, वो छंद रूप में लिखी जाती है। बेलियां में लिखे हुए छंद इनके विविध विषय हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। बेली परंपरा की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी गई बेली कृष्ण रुक्मणी, ये बेली होती है दोस्तों।
आगे चलते हैं, वचनिका आती है दोस्तों। तो वचनिका होती है, वो वचन होते हैं एक तरह से। क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो संस्कृत के वचन शब्द से बना है वचनिका। वचना शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी तुकांत या गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यनुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाएं हैं, वो शिवदास गाणकृत की रचना है, वो अचलदास की खीचीरी वचनिका, और खीड़िया जग्गा की रतन सिंह महेश दास सौरी वचनिका भी प्रमुख है दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दबावेत होते हैं दोस्तों जो कलात्मक गद्य होते हैं दोस्तों। दबावेत जैसे दबावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही होता है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दबावेत उर्दू और फारसी में लिखे होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दबावेत होते हैं वो उर्दू फारसी में ही लिखे होते हैं। इस कथा के नायक का गुणगान, राज वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत एवं प्रभायुक्त होता है दोस्तों। अकमाल देवराड़ी दबावेत, राजा जयसिंह री दबावेत प्रमुख दबावेत हैं दोस्तों। आती है बात होती है दोस्तों कहानी की तरह। बात कहने और सुनने की विशेष विद्या होती है दोस्तों। बात होती है जो कहानी कहने वाला होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है हुंकारा। बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि से सुन रहा है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, हर चीज पर प्रकाश डाला जाता है दोस्तों। प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों और घटनाओं विशेष का प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या होती हैं दोस्तों? प्रकाश होती हैं। मरस्या राजा किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने की जो काव्य रचना होती है दोस्तों उसे मरस्या कहते हैं। रासो होते हैं दोस्तों जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया जाता है वो क्या होते हैं? रासो होते हैं दोस्तों। देश पर चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नर्मती नाले का विचलदेव रासो, जोधराज का हम्बीर रासो, गिरधरवासिया का संगत रासो, दलपत विजय का खमाड़ रासो। राजस्थानी साहित्य की शुरुआत होती है दोस्तों वो 11वीं सदी से होती है दोस्तों। किससे होती है? 11वीं सदी से होती है दोस्तों। इसी प्रकार विगत होते हैं दोस्तों। तो विगत होते हैं वो किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जैसे इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन भी मिलता है विगत में। साखी होती है दोस्तों। साखी शब्द साची शब्द से बना है दोस्तों। साखी परक रचनाओं में संत कवियों से अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन होता है दोस्तों। साखियां होती हैं दोस्तों। श्लोका भी होते हैं। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों को द्वारा लिखे जाते हैं दोस्तों। श्लोका झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है दोस्तों। झमाल इसमें पहले पूरा दोहा फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण के दोहराया जाता है दोस्तों। जैसे राव इंद्र सिंह डी झमाल। झूलड़ा भी होता है दोस्तों। झूलड़ा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद होता है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंतर्गत यह गण आता है दोस्तों। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, संतों की जीवन वृत्तांत होता है दोस्तों उसे पर्ची कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? बात, बेली, वचनिका, विगत। कहानी या कथा विधा से संबंधित है दोस्तों वो है आपकी बात। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने आगे पढ़ाया था उसी में से आ रहे हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है,
अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है दोस्तों। रासो, विगत, बेली। मरस्य में तो मृत्यु के ऊपर है दोस्तों। बेली में भी नहीं है, विगत में भी नहीं है, तो रासो है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन मिलता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विगत, रासो, रूपक, बेली। तो उसे कहा जाता है दोस्तों रासो कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोरोटा छंद में गद्य पद किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे दोस्तों? रूपक, साकी, दबावेत, बात। तो सोरोटा छंद में गद्य पद जो राजस्थानी शैली में लिखे गए थे दोस्तों वो लिखे गए थे आपके साकी में लिखे गए थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राणे जगतराव मरास्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी दोस्तों? महाराजा जनक सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदीप सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन 2 आपका सही। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सत्य असत्य पूछा जाता है, सुमेलित नहीं है, नहीं है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि ख्यात विषय के संबंध में जो कथन दे रखे हैं वो कौन सा कथन है? वो असत्य कथन है। बाकी के 3 कथन सत्य होंगे दोस्तों, एक कथन इसमें से असत्य होगा, तो वो देखना है। असत्य कथन दे रखा है कि इनमें राजवंशों की वंशावली, तिथियां उल्लेखित है। जो ख्यात होती है उनमें राजवंश होते हैं, उनकी वंशावली एवं तिथियां उल्लेखित होती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल सही है। इसमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ विवरण मिलता है, 16वीं शताब्दी के बाद का मिलता है, पहले का नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें असत्य पूछा है, असत्य। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। चौथा दे रखा है, इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन 3 है वो गलत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है दोस्तों कि राजस्थान में पावड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। तो राजस्थान में जो पावड़ा है दोस्तों वो लोक गाथा है। क्या है? लोक गाथा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, लोक गाथा। राजस्थान में जो पीवड़ा होता है ये सर्प की प्रजाति होती है दोस्तों, पीवड़ा होता है वो सर्प की प्रजाति होती है, लेकिन यह पावड़ा है तो ये लोक गाथा है दोस्तों। भादरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली लोक गाथा को पावड़ा कहते हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य में पवरा या पावड़ा क्या है? अभी पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो क्लास रामबार साबित होगी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, राजस्थानी साहित्य में पवरा या पावड़ा क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अलंकार, भाद्रों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस हेतु किया जाता है, व्युत्पत्ति, संसर्ग, संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जो भाद्रों के विशेष कार्यों का वर्णन किया जाता है दोस्तों वो क्या होता है? पावड़ा होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आपका अगला सवाल है, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लोक, पुरालेखनी, क्षेत्रीय, परंपरागत। तो जो लेखनों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों पर उत्कीर्ण किया जाता है दोस्तों उस साहित्य को कहा जाता है
पुरालेखनी कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये CET 10+2 की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में पूछा गया था। सरकारी विभागों, प्राचीन घरानों आदि में पाई जाने वाली बहियां, दस्तावेज, फाइलें, पट्टे, परवाने, ये सभी लेख लिखे जाते हैं, उन्हें पुरालेख सामग्री कहते हैं। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। राजस्थानी पद्य दे रखे हैं और काव्य रचना दे रखी है दोस्तों। तो राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार दे रखा है, जिसमें दे रखा है नृत्य संगीत मूलक काव्य, चरित्र मूलक काव्य, मंगल मूलक काव्य, प्रेम मूलक काव्य। इनको मिलाना है दोस्तों काव्य रचना के साथ। हरिपिंगल, बीसलदेव रासो, चरचरी, धवल, इनसे मिलाना है दोस्तों। तो नृत्य संगीत मूलक काव्य है दोस्तों, उसका सुमेलन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चरचरी से। ई का हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। और चरित्र मूलक काव्य होता है दोस्तों, वो होता है हरिपिंगल। मंगल मूलक काव्य है वो है आपका धवल में, और प्रेम मूलक काव्य है वो बीसलदेव रासो में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका 3, 1, 4, 2। अब 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, वो ऑप्शन है आपका पहला ही, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं क्वेश्चन की, हम संपूर्ण व्याख्या सहित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। पद्य साहित्य में दोहा, सोरोठा, गीत, कुंडलियां, छंद, छप्पे, रास, रासो, चौपाई, संधि, चरचरी, ढाल, चौड़ालिया, 6 ढालिया, बेली, पावड़ा, फागु, मंगल, धवल, 12 मासा, विवाहलो, संवाद, मातृका, बामनी, कूलक, एहाली, हेलुका, संसाय, स्रोत, समत्र, ये सभी आते हैं दोस्तों, पद्य साहित्य में आते हैं। पद्य साहित्य में ये सभी आते हैं। नरपति नाले द्वारा लिखित बीसलदेव रासो सांभर के राजा बीसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित एक साहित्य है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, बेली कृष्ण रुक्मणी और चंद्रावरो जैतसिरो, इन 2 डिंगल में लिखी गई पुस्तकों को संपादित करने तथा बचनिका राठौर रतन महेश दासरोरी खड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो इन्हें प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है LP टेस्सीसोरी को जाता है, LP टेस्सीसोरी को जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, LP टेस्सीसोरी था ये। व्याख्या भी देख सकते हैं क्वेश्चन की। लुइजी पियो टेस्सीटरी, जिसे टेस्सीटोरी कहते हैं दोस्तों, राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेस्सीटोरी का नाम आदर से लिया जाता है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों पर डॉक्टर टेस्सीटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया। भारत में आने पर वे अधिकांश राजस्थान में ही रहे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन के कार्य में संलग्न भी रहे थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर L टेस्सीटोरी संबंधित हैं चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, स्वतंत्रता आंदोलन से। अभी पढ़ा था दोस्तों, डॉक्टर LP टेस्सीटोरी है वो चारण साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, इतालवी विद्वान टेस्सीटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? नहरसिंह ख्यात की अंग्रेजी अनुवाद, आहड़ उत्खनन, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन, राजस्थानी व्याकरण पर लेख। तो उन्हें जाना जाता है दोस्तों, उनका महत्वपूर्ण योगदान था वो था योगदान
उनका महत्वपूर्ण योगदान था वो था राजस्थानी व्याकरण पर लेख। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज और राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक का दूसरा नाम था दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का नाम था दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखी है कि इंग्लैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टॉड, जो 1800 ईस्वी में कहाँ आए थे? भारत आए थे। 1817 में वे कुछ रियासतों पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की तथा इंग्लैंड जाकर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका दूसरा नाम है ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है। और 1832 में दूसरा भाग आया था जिसमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित किया गया है दोस्तों। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किए गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात 1839 में उनकी पत्नी जूलिया क्लटरक बक ने प्रकाशित की थी। मैडम कर्नल विलियम हंटर विलियम को समर्पित की थी। तो एनाल्स के अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत की यात्रा अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। पूछा जाता है ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। इन्हें राजपूताने का प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ एवं प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है, इस नाम से जाना जाता है। अतः कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, राजस्थानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अभी पढ़ा था कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड किस स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो दोस्तों अभी पढ़ा था, वो थे आपके उदयपुर जोधपुर के थे। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी राजपूत के थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? SKF वाल्टियर, मैक्स वेबर, जॉन मैकल, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड थे, वो आपके सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। फिर पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? नागरीदास, सूरमल, चंद्रवरदाई, नरहरिदास। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसके लेखक हैं दोस्तों वो है पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी हैं, जो चंद्रवरदाई कहे जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं वो चंद्रवरदाई है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई है, जिसका मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी था। चंद्रवरदाई का मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी था।
द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है दोस्तों। हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ये चंद्रवरदाई ने लिखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो अभी पढ़ा था हमने, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम था वो तो आपका पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब। चंद्रवरदाई किस शासक का राज कवि था दोस्तों? तो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज कवि था दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था दोस्तों। इसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका कि 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी जननायक, जयानक, कर्णिदास, चंद्रवरदाई, नरोत्तम स्वामी की। तो 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये विरोक्ति कही थी दोस्तों, वो चंद्रवरदाई ने कही थी। चंद्रवरदाई ने कही थी पृथ्वीराज चौहान से जब मोहम्मद गौरी के सामने था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज वो चंद्रवरदाई। ऑप्शन 3। व्याख्या भी देख सकते हैं। चंद्रवरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरानुसार पृथ्वीराज के समकालीन थे। उनके मित्र और राजकवि माने जाते हैं। उन्हीं के प्रसिद्ध दोहे थे। 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारा था। इस कविता को सुनकर के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। आपका अगला सवाल है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मनी, देवल देवी। तो बीसलदेव रासो है वो नरपति नारायण द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, मुख्य ग्रंथ है जिसमें मुख्य महिला पात्र थी दोस्तों, वो थी आपकी राजमती थी। बीसलदेव और राजमती की प्रेम प्रसंग का प्रमुख वर्णन किया गया है बीसलदेव रासो में। उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन, उन पर प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ है ये बीसलदेव रासो। तो इसके लेखक हैं वो नरपति नाले हैं और इसमें महिला पात्र नहीं थी, वो राजमती थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीसलदेव और राजमती की प्रेम प्रसंग का वर्णन है इस ग्रंथ में। आपका अगला सवाल है, बीसलदेव रासो के रचयिता हैं, अभी पढ़ा था दोस्तों हमने। तो बीसलदेव रासो के रचयिता थे वो नरपति नाले हैं, जिसमें बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन दे रखा है दोस्तों। बीसलदेव राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है जो सांवर के राजा थे बीसलदेव। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्बीर रासो एवं हम्बीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आसिया। तो हम्बीर रासो एवं हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं दोस्तों, वो हैं आपके सारंगधर हैं। सारंगधर ने हम्बीर रासो और हम्बीर महाकाव्य ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि हम्बीर रासो सारंग द्वारा रचित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जो रणथंभौर के राजा हम्बीर और मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच के युद्ध का वर्णन बताता है दोस्तों। हम्बीर से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और भी हैं दोस्तों। हम्बीर रासो सारंग द्वारा रचित है। हम्बीर रासो एक और है जो 18वीं सदी का है, वो जोधराज ने लिखा था दोस्तों, जोधराज ने लिखा था। हम्बीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा था। हम्बीर हट रणथंभौर में ग्वाल कवि ने भी लिखा था। और हम्बीर रायण है वो भंडव व्यास ने लिखा था। हम्बीर बंदन है वो अमृत कैलाश ने लिखा था। हम्बीर महाकाव्य है वो नयचंद सूरी ने लिखा था। हम्बीर मदमंदन है वो मेवाड़ के महाराज जयसिंह सूरी ने लिखा था। अगला सवाल है, हम्बीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जो हम्बीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हम्बीर रासो है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? कुम्हार रासो, हम्मीर रासो, सगत रासो, सगत रासो। तो गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, वो ग्रंथ है डिंगल भाषा का, वो है आपका सगत रासो है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, सगत रासो गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। गिरधर मेवाड़ निवासी आसिया शाखा के चारण थे जिन्होंने सगत रासो की रचना की थी, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन दे रखा है दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। अगला सवाल है, सगत रासो के लेखक हैं जोधराज, नरपति नालय, दलपत विजय, गिरधर आसिया। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, जो सगत रासो है जिसके लेखक है वो गिरधर आसिया है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कुम्हार रासो के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? जातिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईसरदास। तो कुम्हार रासो है जिसके रचनाकार हैं दोस्तों, कुम्हार रासो के रचनाकार हैं वो है आपके दलपत विजय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, दलपत विजय। जो दलपत विजय है वो पिंगल भाषा के, कुम्हार रासो है दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है जो पिंगल भाषा का प्रमुख ग्रंथ है। बप्पा रावल से लेकर के रायसिंह तक के इतिहास का वर्णन दे रखा है दोस्तों इस कुम्हार रासो में, व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासो में मिलती है दोस्तों? तो ये कुम्हार रासो में मिलती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जेल प्रहरी की 2018 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, कायम खां रासो के रचयिता कौन थे? तो कायम खां रासो के रचयिता थे दोस्तों, वो थे कायम खां रासो के रचयिता नियामत खां जान, उनको जान कवि कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जान कवि। जान कवि कायम खां रासो के रचयिता है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ परगनारी विगत मुंशी देवी प्रसाद, मेहनत ऋषि, दयालदास, नरहरि दास के द्वारा लिखा गया है। तो ये मारवाड़ परगनारी विगत जो ग्रंथ है दोस्तों वो लिखा गया है दोस्तों, वो मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत, इसे गांवों की ख्यात या संग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ परगनारी विगत को गांवों की ख्यात या सर्व संग्रह भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि मोहनौत नैणसी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत, इसे गांवारी ख्यात सर्व संग्रह भी कहते हैं। में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जाति घरों की संख्या के आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया गया है दोस्तों। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है वो मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है, जो मुंशी मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला सवाल है, मोहनत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों? तो मोहनत नैणसी की जो रचना है जिसकी तुलना आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों, वो है आपकी रचना, वो है मारवाड़ परगनारी विगत है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मोहनत नैणसी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत।
तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है दोस्तों, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है वो है दोस्तों मोहनत रेणसीरी ख्यात है दोस्तों। राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात है, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। रेणसीरी ख्यात राजस्थानी भाषा में रचित एक सबसे प्राचीन एवं विश्वसनीय ख्यात है दोस्तों। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेल, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जौहरों आदि का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसमें चौहानों, राठौड़ों, कछुआओं, भाटियों के इतिहास का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। जो नेटसीरी ख्यात है जिसमें कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ख्यात है दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं भी। अगला सवाल है आपका, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अव्वल पजल की संज्ञा दी है? तो राजस्थान का अव्वल पजल कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है राजस्थान का अव्वल पजल। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अव्वल पजल कहा है दोस्तों, वो कहा है मोहनत नरसी को कहा है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनत रेणसी का जन्म 1667 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के प्रथम दीवान थे दोस्तों। इन्होंने मोहनत नेणसीरी विख्यात मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। इनकी रचना मारवाड़ परगनारी विगत की तुलना आईने कवरी से की जाती है दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अव्वल पजल कहा था मोहनत नेणसी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनत नेणसी किस राज्य का दीवान था दोस्तों? अभी पढ़ा था दोस्तों, मोहनत नेणसी था वो जोधपुर राज्य का दीवान था। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन है? श्यामल दास, दयाल दास, सूरमल, नेणसी। तो बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके दयाल दास। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि दयाल दास बीकानेर के राजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने दयाल दास ख्यात ग्रंथ की रचना की थी। दयाल दास द्वारा लिखित ग्रंथ इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसमें राव बीका से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्यरोहण तक का जानकारी मिलती है। इसकी प्रमुख अन्य भी रचनाएं हैं दयाल दास की, बीकानेर रे राठौड़ा ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, पवार वंश दर्पण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। मुंडियारी ख्यात, पांगीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, रेणसीरी ख्यात। तो इसका जाएगा वो हो जाएगा आपका दयालदासरी ख्यात। बीकानेर राज्य है दोस्तों दयालदासरी ख्यात, जो महत्वपूर्ण ख्यात है दोस्तों। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से दयालदासरी रचनाएं कौन सी हैं? बीकानेर राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। एक और तीन, केवल दो, एक दो तीन, केवल एक। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये तीनों ही रचनाएं हैं वो दयाल दास की रचनाएं हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? मानचित रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो, रतन रासो। तो अलवर की स्थापना का विवरण दे रखा है दोस्तों, वो प्रताप रासो में दे रखा है। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रताप रासो है जो जीवन द्वारा रचित प्रमुख रासो है, जो सवाई प्रताप सिंह के जीवन के बारे में दे रखी है। जो अलवर की स्थापना का विवरण दे रखा है, इसमें ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आया अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्कर, सुंदरदास, बांकीदास, दयाल दास। तो ये गीत है जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है
बांकीदास ने लिखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने 27 ग्रंथों की रचना की थी बांकीदास ने, कि जिनमें सूर 32, कृपण दर्शन, बांकीदासरी ख्यात, दातार छावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुबह बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, ये प्रमुख उसकी रचनाएं थी दोस्तों। और भी प्रमुख रचनाएं थी जिनमें शुक्लमुख चपेटिया, आपका अगला सवाल है, बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर बत्तीसी, छत्तीसी, दातार बामनी, सुबह छत्तीसी, शुक्लमुख चपेटिया, ये सभी ग्रंथ हैं दोस्तों। वो बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, लेकिन जुगल चपेटिया बांकीदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी हैं बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, एकलिंग, शिलालेख। तो जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है दोस्तों, वो बताता है दोस्तों बांकीदासरी ख्यात बताता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं कि बांकीदासरी ख्यात बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली एक ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में बृहद जानकारी अवगत कराती है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मुंड्यारी ख्यात का विषय है सिरोही का चौहान, बूंदी के चहाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका मारवाड़ के राठौर के बारे में दे रखा है मुंड्यारी ख्यात। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मुंड्यारी ख्यात, इस ख्यात में राव सिंहा से मारवाड़ के राठौर राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन दे रखा है दोस्तों। इसमें यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। इस ख्यात को राठौरों की ख्यात भी कहा जाता है दोस्तों। तो पूछा जाता है कि राठौरों की ख्यात किस ख्यात को कहा जाता है दोस्तों? मुंड्यारी ख्यात को राठौरों की ख्यात भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, किसका लेखक वीरभाण था? वंशभास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक। तो वीरभाण लेखक थे दोस्तों, वो वीरभाण लेखक थे, वो थे राजरूपक के लेखक थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजरूपक वीरभाण द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों, जो डेंगल शैली में लिखा गया है। जोधपुर नरेश अभय सिंह द्वारा गुजरात के सूबेदार शेर बिलत खां का ओजस्वी वर्णन मिलता है इसमें। आपका अगला सवाल है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाब चंद नागौरी, श्रीचंद भरतिया। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि शिवचंद भरतिया है, वो आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक। शिवचंद भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है दोस्तों। कनक सुंदर है, उन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की थी। राजस्थानी नाटक रचना का भी उन्होंने सूत्रपात किया था। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है दोस्तों। केसर विलास है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, ये पूछा जाता है। बुढ़ापा की सगाई और फाटका जाल है, ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। तो राजस्थान के भारतेंदु हैं वो शिवचंद भरतिया को कहा जाता है दोस्तों।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है शिवचंद भरतिया से। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो थे शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? मेघराज मुकुल, शिवचंद भरतिया, शिव विजय दाम देथा, विजय सिंह पतेल। तो प्रथम लेखक कहा जाता है दोस्तों राजस्थानी साहित्य का, वो है आपका शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद व्यास। तो इसकी शब्दकोश के संस्थापक हैं दोस्तों वो सीताराम लालस हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सीताराम लालस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि सीताराम लालस का जन्म नंदियाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में हुआ था दोस्तों, वो 1912 में हुआ था। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। इनकी चारण कवि थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा था दोस्तों। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा था वो सीताराम लालस ने ही लिखा था। उन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना भी की थी। इस महान उपलब्धि कारण इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन में श्री लालस को राजस्थानी जुवा की मसाल कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थानी जुवा की मसाल कहा जाता है दोस्तों, उसी तरह लालस को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा था पुरातत्व इतिहास, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नैनचंद सूरी। तो जयानक भट्ट हैं वो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो है जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम के बारे में लिखा था दोस्तों, वो है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर चौहान हुए थे दोस्तों, उसके इतिहास का स्रोत पूछा है। नैनश्री ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हम्बीर गाथा। तो पृथ्वीराज विजय में है सोमेश्वर चौहान के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय था जो ग्रंथ था वो जयानक भट्ट ने लिखा था। उसमें अजयराज सोमेश्वर जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम के बारे में दे रखा है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सही सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर, सुनमल मिश्र, पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई, कुवलयमाला, उदोदन सूरी, हम्बीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी बिल्कुल है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कि बुद्ध विलास ग्रंथ के रचयिता भगत राम साय है। इस ग्रंथ में प्रधान संस्थापक पद्मश्री जिन विजय मुनि तत्वाचार्य है। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? उदोदन सूरी, नैनचंद सूरी, मेरुतंग, दलपत विजय। तो जो प्रबंध चिंतामणि है दोस्तों उसके लेखक हैं वो मेरुतंग है। लेखक है मेरुतंग है। मेरुतंग ने 1305 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इस ग्रंथ में 5 खंडों में विभाजित है ग्रंथ। इन खंडों क्रम से विक्रमांक 5 खंड हैं दोस्तों इस ग्रंथ के। विक्रमांक, सातवाहन मूलराज, मुंज, नृपति भोज, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि इसके विषय हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बेली कृष्ण रुक्मणी
किस भाषा का ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी है दोस्तों, वो किस भाषा का ग्रंथ है ये पूछा है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी है वो ग्रंथ है दोस्तों, वो है आपकी उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौर ने की थी। पृथ्वीराज राठौर ने की थी, वो डेंगल भाषा में की थी दोस्तों। कवि दुर्साहरा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 1900 पुराण की संज्ञा भी दी है दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं कि बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौर के द्वारा डेंगल शैली में की गई थी दोस्तों। उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्साहरा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा भी दी है। 19वां पुराण की संज्ञा भी दी है। अगला सवाल है आपका, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे पृथ्वीराज, ईसरदास, प्रताप सिंह, बांकीदास। जो बेली कृष्ण रुक्मणी है जिसके लेखक थे दोस्तों पृथ्वीराज राठौर थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पीथल द्वारा डेंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं गंगा लहरी, बेली कृष्ण रुक्मणी, हरिराज दास, एक और दो दोनों। तो पीथल पाथल कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज राठौर कहते हैं पीथल, जिसके द्वारा लिखे ग्रंथ हैं तो गंगा लहरी है और बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस पृथ्वीराज राठौर को ही पीतल कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं कि पृथ्वीराज राठौर का जन्म 1606 ईस्वी बीकानेर में हुआ था। पृथ्वीराज राठौर थे वो बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे एवं बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबारी कवि तथा संस्कृत, डिंगल, पिंगल और ज्योतिष युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता भी थे। साहित्य जगत में उन्हें पीथल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी, ठाकुर जीरा दोहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दोहा आदि ग्रंथों की भी रचना की थी पृथ्वीराज राठौर ने। एलपी टेटीश्वरी हुए थे जिन्होंने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस भी कहा था। पूछा जाता है कि डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौर को कहा जाता है। किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। आपका अगला सवाल है, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता थे वो थे दोस्तों पृथ्वीराज राठौर, वो अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो, सॉरी 1 नहीं, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अचलदास खींची बचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालौर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो अचलदास खींची बचनिका से गागरोन के इतिहास का पता चलता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये शिवदास गाणक के उच्चारण जाति के लेखक थे जिन्होंने अचलदास खींची बचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य, इसे चंपू काव्य कहा जाता है दोस्तों। अचलदास खींची बचनिका गद्य पद्य में मिश्रित होता है, उसे चंपू शैली कहा जाता है। चंपू शैली कहता है, गद्य और पद्य की शैली चंपू शैली कहलाती है, जिसमें गागरोन के खींची राजा अचलदास और मांडू शाह ओसुंग गौरी के युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अचलदास खींची बचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, अचलदास खींची बचन के ग्रंथ के रचयिता है वो है दोस्तों शिवदास गाणक। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वीर सतसई, बलवंत विलास और रामरन जाट के लेखक कौन है? तो वीर सतसई, रामरन जाट, इसके लेखक हैं दोस्तों, लेखक है वो सूरमल मिश्रण है।
सूरमल मिश्रण बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों सूरमल मिश्रण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि 1815 में चारण कुल में जन्मे श्री सूरमल मिश्रण बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश वास्कर, वीर सतसई, सती रासो, छंदमयकु, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में की गई थी। पूछा जाता है कि हाड़ौती भाषा में किनकी रचनाएं हैं दोस्तों, वो है सूरमल मिश्रण की। इन्हें वीर रसावतार भी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छे सूरमल मिश्रण से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास को जारी रखेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। आपका अगला सवाल है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया था? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। तो ये बूंदी के शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। छंदमयूख के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये छंदमयूख के लेखक है वो सूरमल मिश्रण है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूरमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है दोस्तों? वो हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। महान कवि सूरमल मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो सूरमल मिश्रण के बारे में पूछा है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो सूरमल मिश्रण थे वंशवासर का प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। उन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये मेवाड़ के नहीं थे, बूंदी के निवासी थे, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूरमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कानदेव बिल्कुल सही है। कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ सही है। तो वंशोदय है वो सूरमल मिश्रण की नहीं है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन 1 ही है वो सुमेलित नहीं है। एक आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूरमल मिश्रण द्वारा की गई है? वंश भास्कर की गई है, धातु रूपावली की गई है, बलवंत विलास की गई है, सती रासो की गई है। इन सभी की रचना सूरमल मिश्रण के द्वारा की गई है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूरमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मोहम्मद ऋषि, पृथ्वी राठौर। तो राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है दोस्तों, वो सूरमल मिश्रण को ही माना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सती रासो ग्रंथ के लेखक थे सूरमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय, जाल। तो सती रासो के लेखक थे दोस्तों वो सूरमल मिश्रण थे। सूरमल मिश्रण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को याद करके जाना है। अगला सवाल है आपका, 20 सतसई के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूरमल मिश्रण, बांकीदास, चंद्रवरदाई। तो 20 सतसई के लेखक हैं दोस्तों वो है आपके सूरमल मिश्रण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सूरमल मिश्रण के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, उनको याद करके जाना है। सूरमल मिश्रण द्वारा रचित 20 सतसई स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्य में उद्गार है दोस्तों। 20 सतसई के पहले दोहे में समय पलटीसिस की उद्घोषणा के साथ वे अंग्रेजी दास्तां के विरुद्ध बुगल बजाते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। कायर पति के प्रति वीरांगना की व्यंग्यात्मक उक्ति भी है दोस्तों।
दे रखी है कि कंद घरे किम आविया, तेहा रो घड़ त्रास, लहंगे मूज लूकी जिए, बेरी नो विलास। ये प्रमुख इनकी पंक्तियां हैं। इन्होंने कई ग्रंथों की पंक्तियां लिखी थी दोस्तों। अगला पूछा है सवाल कि इलान जैनी आपने हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है दोस्तों? यह पंक्ति ली गई है दोस्तों, ये पंक्ति ली गई है वो आपकी वीर ससई से ही ली गई है। तो वीर ससई की जो पंक्ति दे रखी है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये दे रखी है वीर ससई की पंक्ति, जीर्ण बन बन भूल बजावावत, ये भी पंक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कंत घरे किम आविया, तेरो रो घड़तास, लहंगे मूज लूक जिए, बेरी नो विलास। उपयुक्त दुआ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सूरमल मिश्रण का है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वंश वासक का रचयिता है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि वंश वासक के रचयिता हैं दोस्तों, वो है आपके सूरमल मिश्रण। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सूरमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश वासकर लिखी, जिसका मुख्य विषय किस राजवंश के इतिहास से संबंधित है दोस्तों? ये पूछा है। परमार, हाड़ा चौहान, सोलंकी, प्रत्यार। तो वंश वासकर है दोस्तों, बूंदी के हाड़ा चौहान से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है सूरमल मिश्रण कृति वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो वीर सतसई है वो बूंदी राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है सूरमल मिश्रण द्वारा रचित लिखित वंश वासकर को किसने पूर्ण किया? कर्णीदान, मुरारीदान, वीरभाण, शिवदान। तो सूरमल द्वारा रचित ग्रंथ है जो वंश वासकर है, जिसको पूर्ण किया था दोस्तों वो मुरारीदान ने पूरा किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। दत्तक पुत्र थे सूरमल मिश्रण के। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है दोस्तों? राज रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश वासकर, श्रृंगार हार। तो ये कहा जाता है दोस्तों वंश वासकर के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्न में किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग रचित है। राव सावंत सिंह, नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। तो नेह तरंग जो रचित है वो है राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है नेह तरंग। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। महाराजा बुद्ध सिंह बोधी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र महाराव राजा बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। इसकी भाषा है जो ब्रज भाषा है। अगला सवाल है आपका निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद का 30 वर्ष के लगभग सेवा की थी? मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास, कर्नल जेम्स टॉड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की दोस्तों गौरी हीराचंद ओझा ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, कि गौरीचंद हीराचंद ओझा थे। उनका जन्म सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था दोस्तों। वो 14 सितंबर 1863 को हुआ था। भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन प्राचीन लिपिमाला राजपूतानी का इतिहास 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया था। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी विद्वता से प्रभावित कर्जन ने उन्हें अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया था। सर्वप्रथम 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी थी। महामहोपाध्याय की उपाधि हीराचंद ओझा को कहा जाता है। उन्हें राजस्थान के इतिहास के अलावा नैल्सी रिख्यात का संपादन एवं कर्नल जेम्स टॉड के एनाल्स की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें राजस्थान का गिरवन कहा जाता है। राजस्थान का गिरवन कहा जाता है। डॉक्टर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक माने जाते हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक माने जाते हैं दोस्तों, वो है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। चंद्रवरदाई, शिवदान, कृपाराम, वज्रसेन सूरी। तो ये लिखा था दोस्तों, वो लिखा था आपका वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ वज्रसेन सूरी का जो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जिसका लेखन किया था वज्रसेन सूरी ने किया था। भरतेश्वरी बाहुबली रास शालिवत सूरी द्वारा रचित है। भरतेश्वरी बाहुबली रास भी ग्रंथ है दोस्तों, वो शालिवत सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं जिनसद सूरी, शिवदास, शालिवत सूरी, हेमचंद सूरी। तो शालिवत सूरी है भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं, लेकिन भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक हैं वो जिनवत सूरी है। तो इसमें तो आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जमीन और धनीकुणी एवं मीझर पुस्तक की रचयिता है। तो जमीन और धनीकुणी एवं मीझर पुस्तक की रचयिता है दोस्तों, वो आपके कन्हैयालाल सेठिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया को पाथल और पीतल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पाथल और पीतल के नाम से रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया से क्वेश्चन 101% आता है दोस्तों। इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट कन्हैयालाल सेठिया। तो इनकी डिटेल भी देख सकते हैं कि 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ चुरू में हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी एवं हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें धरती धोरारी, पाथल और पीथल प्रमुख रचनाएं हैं। धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृति से सेठिया का योगदान रहा है दोस्तों। मेरी पंक्ति भी है, आ तो सुरगा ने शर्म आवे ई पर देव रमण ने आवे। धरती धोरारी सेठिया जी ने सृजित की थी। इनके लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला था। इनकी और भी रचना है वो शबद, जो 1987 में लिखी थी। शबद के लिए उन्हें 1988 में पुरस्कार भी मिला था। अगली रचनाएं इनकी निर्ग्रंथ। इनकी प्रमुख और भी रचनाएं हैं जो हिंदी में है, प्रतिबिंब, प्रमाण, मर्म, निष्पत्ति,
दीपकरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदेह, बनफूल। ये प्रमुख हिंदी में रचनाएं हैं। राजस्थानी रचनाएं हैं इनकी वो है मीजर है, शबद है, सतवाणी है, कुकू है, अघोरी काल है, मायाड रोहेलो है, गलगैया है, दीठ है, लीलनटास है, रवड़िये रा सोराठा है। लीलनटास बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, राजस्थानी भाषा में कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है आपका, धरती धुरारी की रचना किसने की थी दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने बताया था कन्हैयालाल सेठिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लीलनटास के लेखक कौन है? लीलनटास के लेखक भी कन्हैयालाल सेठिया हैं। कन्हैयालाल सहल दे रखा है लेकिन सेठिया यहाँ है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1987 का सूरमल मिश्रण द्वारा पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया किस साहित्य रचना को दिया गया? लीलनटास, निग्रंथ, धरती धुरारी, शबद। तो 1987 में जो सूरमल पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? वो दिया गया था दोस्तों शबद को दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती धुरारी, रामू चनाणा, गंगा जीरा दोहा, गंगा लहरी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा धरती धुरारी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठलदास। तो जो परमात्थ है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1543 में लिखा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावण रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? तो पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी वो 1543 में की थी। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1540 के आसपास की थी। अगला सवाल है आपका, काणेदेव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो काणेदेव प्रबंध का रचयिता है दोस्तों वो पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ। जालर के अखेराज चौहान थे, चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है पद्मनाभ। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, काणेदेव प्रबंध के रचयिता है वो पद्मनाभ है। पद्मनाभ जारौल के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार ने काणेदेव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। तो राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है वो कहा जाता है पद्मनाभ को कहा जाता है। जो पद्मनाभ ग्रंथ है काणेदेव पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ काणेदेव प्रबंध है, उसको राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। काणेदेव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बात नामक ग्रंथ में काणेदेव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों की चौपाइयों दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ और भी हैं। हम्मीरायण में जालौ शासकों का वर्णन। हम्मीरायण के रचयिता है पद्मनाभ, जयानक, चंद्रवरदाई, नरपति नाले। तो हम्मीरायण के रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके पद्मनाभ। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जयसिंह सूरी लेखक थे हम्मीर मधुमर्दन, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हठ, हम्मीर रासो। तो जयसिंह सूरी लेखक थे दोस्तों, जयसिंह सूरी के लेखक थे वो थे आपके हम्मीर मधुमर्दन। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जयसिंह सूरी द्वारा रचित हम्मीर मधुमर्दन में जयद्रथ सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुए भूतला युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें जयद्रथ सिंह की क्या विजय बताई गई है। अगला सवाल है आपका, हम्मीर मधुमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? अभी पढ़ा था दोस्तों, तो इसके लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके जयसिंह सूरी।
ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो वीर विनोद में जिस राज्य का वर्णन है दोस्तों उसमें उदयपुर का वर्णन है। ऑप्शन 2 एक आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि कवि राजा श्यामल दास दथीबाड़िया द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है दोस्तों। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, जिसमें 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन है दोस्तों। इसके बाद प्रारंभिक काल में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास भी दे रखा है इसमें। दूसरी जिल्द में राणा रतन सिंह से लेकर तक का इतिहास है। तीसरी जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक का इतिहास है उसमें। और चौथी जिल्द है जिसमें अमर सिंह द्वितीय से जगत सिंह का इतिहास है। और 5वीं जिल्द है जिसका मुख्य विषय जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल का इतिहास दे रखा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वीर विनोद नाम ग्रंथ के प्रेरणा है श्यामल दास, सुनमल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ। तो वीर विनोद ग्रंथ के जो प्रेरणा है दोस्तों वो है आपके श्यामल दास। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं। श्यामल दास का जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी में सापरा भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। श्यामल दास ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया था दोस्तों, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो गया। इस ग्रंथ पर कवि राय श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कवि राजा की भी उपाधि दी गई थी, इसीलिए श्यामल दास को कवि राजा भी कहा जाता है। एवं यह महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही दी गई थी महामहोपाध्याय, तो श्यामल दास को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान करनी है दोस्तों। वंश भास्कर, केसरी सिंह बारठ, चेतावनी चौटिया, मलक मोहम्मद जायसी, वीर विनोद, श्यामल दास, पद्मनाभ, सुरमल मिश्र। तो सही मिलान की पहचान करनी है, कौन सा सही मिलान है इसमें। तो इसमें सही मिलान है दोस्तों वीर विनोद है, जिसमें श्यामल दास है, यही सही है, बाकी सभी सही नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है? तो भी पढ़ा था दोस्तों, वो केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है दोस्तों, वो है आपके श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास महापाध्याय भी कहा जाता है इसे। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्लाखंड। तो श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों वो है वीर विनोद। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोक कथाएं की संग्रह से उद्धृत बातानी फुरवाली के लेखक कौन है दोस्तों? बेहद देथा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, बातानी फुरवाली, बहुत ही अच्छे है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, बेहद देथा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि बेहद देथा है, उनका जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। और देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय हुए थे, उन्हें बिज्जी नाम से जाना जाता था दोस्तों। इनकी राजस्थानी में 14 खंडों से प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा है दोस्तों। वे 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्राचीन प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठरा सोरोठा,
कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया था। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में रामसिंहा अवार्ड से और 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मारो बदलो टोलो राव देथा के दो प्रमुख लोक उपन्यास हैं, जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। तीरो राव तृतीक उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकदम और झल प्रपंच से जमीन विवेकानंद को प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया था दोस्तों 2012 में। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायण संस्था के संस्थापक भी थे। महत्वपूर्ण रचना है। बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बांतारी फुलवारी है दोस्तों वो आपकी 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी विवेकानंद का उपनाम है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है? तो ये विवेकानंद का ही है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? वेदांत अतुल जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, आदित्य वेद शर्मा। तो यह वेदांत की कृति पर आधारित। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वेदांत की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? दोस्तों वेदांत पर दुविधा पर फिल्म का निर्माण हुआ है तो वो है पहेली। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित लेखकों से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? दोस्तों वो थी वेदांत की। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है दोस्तों वो वेदांत। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? वो वेदांत को प्रदान किया गया था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो